तो अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ऐसी है जो आपके जीवन पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि अब आपका जीवन आपके मोबाइल फोन के आसपास घूमता रहता है। सबसे पहली चीज सुबह जो आप देखते हैं वो आपका मोबाइल फोन होता है, और सोने से पहले जो आखिरी चीज आप देखते हैं, आखिरी स्क्रीन देखते हैं, वो भी आपका मोबाइल फोन ही होता है। और आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी चाइनीज एप्स होंगी। तो इसके दो पहलू हैं। एक ये कि सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि भारत ने चीन के 59 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को बैन करने का फैसला किया है। ये मोबाइल ऐप्स पर अब प्रतिबंध लग जाएगा। भारत में आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें डिलीट करना शुरू कर दीजिए। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट, हेलो, वीगो वीडियो, यूएस ब्राउजर और क्लब फैक्ट्री जैसे मशहूर ऐप्स शामिल हैं। 5 मई के बाद से जिस तरह भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसलिए अगर आप इसका एक कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये गलवान में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, जो सीमा विवाद चल रहा है, ये उसी का नतीजा है। और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की थी 2016 में, हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए। और इस बार भारत ने जो जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे चीन पर। अगर भारत में इन चाइनीज ऐप्स के सभी यूजर्स को हम जोड़ लें तो इनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इस हिसाब से भारत चीन के इन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा बाजार है। और अब आप सोचिए, अगर ये सारे मोबाइल ऐप्स दुनिया के सबसे बड़े बाजार से बाहर हो जाएंगे तो इन पर कितना असर पड़ेगा, चीन पर कितना असर पड़ेगा। भारत वैसे भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बाजार है, क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत ने अब पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार का 1% हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। भारत ने चीन के जिन 59 ऐप्स को बैन किया है उनकी पूरी लिस्ट आप डीएनए देखते देखते यहां पर नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इन्हें फौरन डिलीट कर दीजिए। हैशटैग आज हमने दिया है जो आपकी स्क्रीन पर है, डिजिटल एयर स्ट्राइक। और आपकी स्क्रीन पर वो सारे ऐप्स भी हैं जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में इनमें से कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करके रखा है, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ये तमाम ऐप्स भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुके थे, और इनसे यूजर्स का यानी आप सबका जो गोपनीय डेटा होता है वो लगातार देश से बाहर जा रहा था। इनके जो सर्वर्स थे वो भारत से बाहर लगे हुए थे और वो डेटा जो है वो मिसयूज हो रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन से रिश्ते नहीं बिगड़ते तब भी इन ऐप्स को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। एक आकलन के मुताबिक चीन के ये सारे ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है, आप सब लोगों की जेब से आता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक इस साल सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता था। यह उसने अपना टारगेट रखा था। यह सिर्फ भारत में चाइनीज ऐप्स की कमाई का छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया है। लेकिन अब भारत के बाजार से चीन के इन ऐप्स की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन की कंपनियों का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चीन के ये ऐप्स हवा के रास्ते भारत के लोगों के दिमाग को चीन का एक वैचारिक उपनिवेश बना रहे थे। इसी को अंग्रेजी में हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसलिए भारत ने चीन की सॉफ्ट पावर पर एक अभूतपूर्व डिजिटल एयर स्ट्राइक की है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी और 2016 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था। इसलिए आज भारत सरकार के इस बहुत बड़े फैसले का विश्लेषण जरूरी है। और इस फैसले के, जैसा हमने आपको कहा, इसके 2 आयाम हैं। एक ये कि इसकी आर्थिक दृष्टि से इसका क्या विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि चीनी कंपनियों को, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को, सबको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे आपके जीवन में भी बदलाव आएगा और आप ये समझ जाएंगे कि अब चीनी सामान के बहिष्कार का समय आ गया है।
और दूसरा विश्लेषण जो है वो ये है कि पूरी दुनिया इस कदम को किस नजर से देखने वाली है। तो पूरी दुनिया को संदेश ये है भारत की तरफ से कि जो सीमा विवाद चल रहा है चीन के साथ, इसमें भारत जरा भी न डरने वाला है, न दबने वाला है, न पीछे हटने वाला है एक कदम भी। चीन ने जितनी जमीन हथियानी थी पिछले कुछ दशकों में वो हथिया चुके हैं 1962 से लेकर अब तक, लेकिन इसके बाद 1 इंच जमीन भी उन्हें नहीं दी जाएगी और उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। ये संदेश है ये इन एप्स को बैन करने के पीछे। इसलिए इसको आप सिर्फ ये मत समझिए कि भारत सरकार ने कुछ एप्स को बैन करने का फैसला किया है और ये इसका जो विश्लेषण है वो यहीं तक है। इसका विश्लेषण बहुत बड़ा है, इसके जो आपको परिणाम हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे और चीन को शायद पहली बार भारत ने इतने कड़े शब्दों में जवाब दिया है और पूरी दुनिया को भी भारत ने यह जवाब दे दिया है कि अब भारत चीन के सामने बहुत ही कड़ी भाषा में बात करने वाला है और ये उसकी पहली किश्त है। यानी मेड इन इंडिया अब जाग चुका है और मेड इन इंडिया अब मेड इन चाइना पर भारी पड़ेगा और उसके लिए भारत के लोगों की जरूरत होगी। इसलिए आप अब इन एप्स को या तो डिलीट कर दीजिए खुद से और नहीं तो वैसे भी ये एप्स अब आपके फोन में इसके बाद चलेंगे नहीं। और हमारे साथ इस समय साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे और मुकेश शर्मा मौजूद हैं जो इस विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कहा क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो एप्स थी ये भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए और भारत के लोगों के डेटा के लिए असुरक्षित थी, इनसे डेटा बाहर जा रहा था। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर ये यहां से लगातार डेटा चुराया जा रहा था और गैर कानूनी तरीके से ये भारत से बाहर सर्वर्स में भेजा जा रहा था जहां से इनका मिसयूज हो सकता था और उससे भारत की जो सिक्योरिटी है और भारत का जो डिफेंस है वो खतरे में पड़ सकता था। इसलिए भारत को अपनी रक्षा भी करनी है एक राष्ट्र के तौर पर और आपके डेटा की रक्षा भी करनी है क्योंकि आप सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं और आपका डेटा लगातार भारत से बाहर जा रहा था आपकी मर्जी के बिना और आपकी जानकारी के बिना। मैं सबसे पहले मुकेश शर्मा के पास चलता हूं। मुकेश, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में ये समझाइए कि जो कहा जा रहा है जो चाइनीज एप्स हैं ये कैसे हमारे दर्शकों का डेटा चुराती हैं और फिर कैसे मिसयूज होता है। एक्चुअली जो मेजर प्रॉब्लम है इंडियन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इन सारी एप्लीकेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडिया के अंदर कोई भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि इन एप्स को होस्टिंग यहीं की यहीं प्रोवाइड करा सके। उसकी वजह से होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड तो आपके फोन में होती है, बट जब आप उसे एक्सेस करते हैं तो उसका सर्वर वो दूसरे देश में लोकेटेड होता है और जो टनल होती है, जिस टनल के थ्रू सारा का सारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू होके जाता है, जिसकी वजह से जिन जिन कंट्रीज से वो डेटा होके जाता है उनकी ज्यूरिसडिक्शन में उस डेटा की ओनरशिप आ जाती है। जब हम स्पेसिफिकली चाइनीज एप्स की बात करते हैं तो उनमें स्पेसिफिकली होता क्या है कि उनका यूजुअली जो डेटा स्टोर्ड होता है वो चाइना के उनके डेटा सेंटर्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास ओरिजिनली हमारे जो भारतीय यूजर्स हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं जो उन एप्स को यूज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपना सेंसिटिव डेटा उन एप्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है उन चाइनीज डेटा सर्वर्स के ऊपर और उनके पास पूरा लीगली उसकी पूरी ऑनरशिप होती है, उसका पूरा एक्सेस होता है और उनके पास पूरा राइट होता है उस डेटा के साथ कुछ भी करने का। तो इसमें चुराना कुछ है नहीं एक्चुअली। अगर आप चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप एक किराएदार हैं और आपका मकान मालिक चाइनीज है और आपका घर जो है वो चाइना के अंदर है और उस मकान मालिक को पूरा हक है उस घर के अंदर क्या चल रहा है, कब चल रहा है, उसे देखने का, उसे उस पर नजर रखने का और अगर कोई उसे जरूरत महसूस होती है तो इंटरवीन करने का। जी, अब हम अमित के पास चलते हैं। अमित दुबे, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इस कदम को आप कैसे देखते हैं जो भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है इन एप्स के ऊपर, और प्रतिबंध लगाकर भारत सबसे बड़ा बाजार है सोशल मीडिया का, हम इन चाइनीज कंपनीज को
किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये जो हमने जवाब इस बार दिया है, इसको हम मानते हैं कि ये एक तरीके का एयर सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में बालाकोट में तो हमने एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है। बिल्कुल सुधीर जी, जैसा कि आपने बताया कि ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है, एंड ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इन सारी एप्स का यदि आप वैल्यूएशन देखोगे तो कम से कम 1.5 से 2 बिलियन एवरेज वैल्यूएशन है एक ऐप का। जैसे कि टिकटॉक का आपने बोला कि करीब इंडिया में 25 से 30% मार्केट इनका इंडिया से जाता है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ एक्टिव यूजर्स हैं जो टिकटॉक के हैं। ये सारा इनको लॉस होगा, इनको एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाएगा, इनका रेवेन्यू सीधे गिरेगा। यदि आप 50-60 जो ऐप हैं, यदि एवरेज 1 बिलियन का भी है तो 50 बिलियन का मार्केट है, जिसमें 25-30% का डेंट सीधे सीधे पड़ने वाला है, विच इज डायरेक्ट लॉस। और ये चीज इतना आसान नहीं थी करना, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से एग्रेसिवली घुस रहा है। यदि आपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा क्लासीफाई करें तो देखेंगे 4 तरह की ऐप है। एक है वीडियो चैटिंग ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, सिक्योरिटी एप्स भी है और ब्राउजर्स हैं। और ये सारे क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ आपकी परमिशन ले लेते हैं। अभी आपने टिकटॉक का एक एनालिसिस देखा होगा कि वो आपकी लोकेशन भी लेता था, फोन बुक भी लेता था। अरे भाई, एक वीडियो क्रिएशन ऐप है, उसमें मेरी फोन बुक या मेरी लोकेशन की क्या जरूरत? लेकिन वो ये सारी परमिशन लेकर आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, और ये सारा डेटा चाइना में जाके आपकी प्रोफाइलिंग के बाद आप ही को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह यूसी ब्राउजर का आप लोगे तो उसके अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपके मेजर जो वायरसेस आते हैं फोन में, वो यूसी ब्राउजर के थ्रू आते हैं। और यूसी ब्राउजर का कुछ ऐसा कंटेंट है जो प्लगइन बेस्ड होते हैं, जो चलते हैं। जैसे पहले एडोब के ऊपर काफी डाउट करते थे, ऐसे यूएस यूसी ब्राउजर था, तो ये पहले ही रिकमेंडेड नहीं था, इसको वैसे ही मना कर देते थे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि इसको प्लीज यूज मत कीजिए, क्योंकि ये एक जरिया बन गया है आप लोगों के फोन को कंप्रोमाइज करने के लिए। लेकिन अब एक सही समय आ गया मेरे ख्याल से, ना सिर्फ लोग इसकी सिक्योरिटी जो खतरे थे उससे बच जाएंगे, उनका डेटा भी बचेगा, और दूसरा जो रेवेन्यू लॉस होगा वो तो मेजर सर्जिकल स्ट्राइक है। आई थिंक इसके बाद चाइना को सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान कदम नहीं था सीधे सीधे 60 ऐप बैन कर देना, विच इज एक्चुअली मेजर मार्केट प्लेयर्स इन दिस एरिया। जी अमित, हमारे पास कुछ और जानकारी है, वो भी हम अपने दर्शकों के साथ अब शेयर करते हैं। असल में चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया तक अपना विस्तार करना चाहता है। चीन एक बहुत बड़ा व्यापारी देश है। चीन की इस परियोजना में शामिल देश आज बहुत परेशान है, क्योंकि चीन उन पर कर्ज वापस करने का अब दबाव बना रहा है। और चीन भारत को भी इस नए सिल्क रूट का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया था। और अब भारत ने चीन के इस डिजिटल सिल्क रूट पर भी एयर स्ट्राइक कर दिया है। यानी इस समय अगर आप देखें तो इसका जो सीधा मतलब है वो ये है कि LAC के आसपास हमारे सैनिक और हमारी सेना उनका जवाब देंगे, और यहां से हमारे देश के लोग और हम लोग उनके ऊपर एक डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे। और उनकी जितनी भी आप समझिए कि जो लाइफलाइन है चीन की, अलग अलग तरीके से, चाहे वो कैसी भी लाइफलाइन हो, चाहे वो डिप्लोमेसी के जरिए हो, चाहे वो सेना के जरिए हो, और चाहे वो व्यापार के जरिए हो, और चाहे वो डिजिटल रूट के जरिए हो, हम एक एक करके उनकी लाइफलाइन काटते चले जाएंगे। और ये उनकी बहुत बड़ी लाइफलाइन थी। चीन सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी और आपके दिलो दिमाग पर भी इंटरनेट की मदद से लगातार अतिक्रमण कर रहा था। आप सब जानते हैं, अगर आप अपने घर में इस समय चारों तरफ नजर डालेंगे तो घर में आपका बहुत बड़ी संख्या में सामान ऐसा होगा जो चीन में बना हुआ सामान होगा, और उसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो आपके मोबाइल फोन की है। आप सिर्फ चीन में निर्मित मोबाइल एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि जाने अनजाने में चीन की कंपनियों और वहां की सरकार को भी अपनी सभी निजी जानकारियां आप सौंप रहे थे। उदाहरण के लिए, चीन के ज्यादातर मोबाइल फोन ऐप्स दूसरे ऐप्स के मुकाबले उपभोक्ताओं से यानी आपसे 45% ज्यादा परमिशंस मांगते हैं। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे ऐप शामिल हैं। कई मामलों में तो ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन के कैमरा और माइक्रोफोन के इस्तेमाल की भी आपसे इजाजत मांग लेते हैं, और आप जाने अनजाने में इन्हें इजाजत दे भी देते हैं, क्योंकि उस समय आप इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जबकि इन परमिशंस की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी जरूरत पड़ने पर इन एप्लीकेशंस की मदद से आपकी तमाम निजी बातचीत सुनी जा सकती है, और आपके आसपास की तस्वीरें और वीडियोस भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और ये सब कुछ बिना आपकी इजाजत और बिना आपकी जानकारी के हो सकता है।
चीन के कानून के मुताबिक सभी कंपनियों को वहां की सरकार के साथ अपना डेटा शेयर करना होता है, यानी आपका प्राइवेट डेटा चीन की सरकार के हाथ भी लग सकता है। और जैसा कि हम डीएनए में आपको कई बार बता चुके हैं कि आने वाले समय में वही देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा। डेटा इज द न्यू ऑयल। अब युद्ध जीतने के लिए परमाणु बम या मिसाइलों की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आपके डेटा का इस्तेमाल करके भी किसी दूसरे देश को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। और यही चीन की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही है। चीन के ये डिजिटल विस्तारवादी नीति भारत जैसे देशों के लिए सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से ही खतरा नहीं है, बल्कि इससे स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को भी बहुत नुकसान हो रहा था। अब हम अमित दुबे के पास एक बार चलते हैं। अमित, जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब जब ये 59 चाइनीज एप्स हमारे यूनिवर्स में नहीं रहेंगी भारत में, तो अब कल से जीवन में क्या बदलाव आएंगे, बिजनेस पर क्या बदलाव आएंगे, कैसे देखते हैं आप कल के दिन को? देखिए, बहुत ज्यादा ऐसा चिंतित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो जिस तरह की एप्स हैं उनके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हर किसी के अवेलेबल हैं और बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि जब जूम के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए थे और हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो 50-60 ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिले और सारी कुछ चीजें नॉर्मल हो गई। तो जो भी रिस्की होता है या जो भी बैन होता है वो आप ही के फायदे के लिए होता है। जो मेजर मुझे लगता है टिकटॉक यूजर्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टिकटॉक ने कई सारे सेलिब्रिटीज खड़े कर दिए इंडिया के अंदर और वो थोड़ा सा हतोत्साहित होंगे, पर उसका भी ऑल्टरनेटिव निकलेगा। और ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटी से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसके मुकाबले ये सारी चीजें जो हम हंसी मजाक में ले लेते हैं टिकटॉक पर, ये कहीं नहीं ठहरती। तो इसलिए इस नुकसान को आप इतना बड़ा ना समझें, जबकि इसके आपने जो भी अपनी कैपेबिलिटीज टिकटॉक के थ्रू बनाई थी वो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप खड़ी कर सकते हैं। लोग वैसे भी मूव कर रहे थे यूट्यूब वगैरह पे उसके थ्रू, और टिकटॉक के डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव भी आ गए हैं मार्केट में। अधिकतर जो ऐप थी वो ब्राउजर थे, जैसे मैंने क्या आपको बोला, सिक्योरिटी एप्स थी। इनके तो वैसे सॉल्यूशंस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। लोग इनको क्यों यूज कर लेते थे आसानी से, क्योंकि ये एक तो फ्री होती हैं मोस्टली, और दूसरा ये कई सारी इसमें से ऐसे एप्स भी हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं थी और दूसरे प्ले स्टोर से आती थी, जो वैसे ही रिस्की होता है। तो टाइम टू टाइम हम लोग एक लिस्ट निकालते थे कि इन एप्स को आप मत यूज कीजिए और इनसे बचिए। डेटा शेयरिंग एप्स जैसे शेयरिट वगैरह है या जो भी एप्स, इनका सब क्लाउड पर ये लोग डेटा स्टोरेज करके रखते थे और उसका भी एनालिसिस होता था। तो ये कई तरह से खतरनाक होती हैं। अभी जब 21 तारीख को आईबी का अलर्ट आया कि इंडिया के ऊपर इस तरह के अटैक बढ़ेंगे और फिशिंग अटैक्स काफी बढ़ेंगे, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज स्पेशली फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पर काफी बढ़ी थी। तो मेरे ख्याल से ये जो काउंटर स्ट्रेटजी इंडिया ने अपनाई है ये काफी इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि उस तरह के अटैक को रोकने का और कोई हमारे पास बेटर विकल्प उस समय नहीं था। हम लोग अच्छे डिफेंस हमारे मैकेनिज्म है, कोई ऐसा नुकसान अभी तक नहीं रिपोर्ट हुआ है, लेकिन लगातार अटैक बढ़े थे। पिछले 10 दिन में देखा जाए तो 40-50 हजार सेंसिटिव अटैक्स देखे गए हैं, जो बॉट बेस्ड अटैक थे, जिसमें हमारे यहाँ से डेटा उठाने की कोशिश की गई, सर्वर डाउन करने की कोशिश की गई, डीडोस अटैक हुए। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा एक डेंट देगा उनको कि अपनी स्ट्रेटजी बदलें, चाइना इंडिया को हल्के में ना ले, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सही तरीका था। इंस्टेड ऑफ कि हम अटैक करें और उनको एक वॉर की रूप में लेके जाएं, मेरे ख्याल से दिस इज मच बेटर एंड एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया है। और मैं इसके लिए मेरे ख्याल से भारत सरकार को पहले ही कर देना चाहिए था। बहुत दूरगामी इसके परिणाम होंगे फॉर श्योर, बहुत दूरगामी जी। तो बहुत दूरगामी परिणाम इसके होने वाले हैं, और ये भी हम भी यही बात लगातार कह रहे हैं, अपने दर्शकों से भी ये बात कह रहे हैं। जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है। जो लोग भारत में हमें देख रहे हैं वो अपने नजरिए से देखेंगे, और जो लोग भारत से बाहर बैठे हैं वो अपने नजरिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप सामरिक दृष्टि से भी अगर देखें, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी अगर देखें, तो ये चीन को बहुत बड़ा संदेश यहां पर गया है। और चीन ने ये सोचा नहीं होगा कि भारत की तरफ से इस तरह का जवाब उसे मिलेगा। भारत के मोबाइल ऐप बाजार में चाइनीज ऐप्स की जो घुसपैठ है ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गई है। आज हम आपको इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के मामले में वर्ष 2017 में टॉप 100 ऐप्स में सिर्फ 18 चाइनीज ऐप्स थे, लेकिन 2018 में यानी एक ही साल में टॉप 100 ऐप्स में चाइनीज ऐप्स की संख्या बढ़कर 44 हो गई। भारत में सबसे लोकप्रिय चाइनीज ऐप्स में टिकटॉक शामिल है, जिसके अकेले भारत में ही टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य टिकटॉक पर जरूर होगा।
और इस पर अब प्रतिबंध लग चुका है। ये बाइट डांस नामक एक चाइनीज कंपनी का ऐप है और मोबाइल फोन पर पबजी जैसा गेम खेलने वाले भारतीयों की संख्या भी 5 करोड़ से ज्यादा है और आपको गेमिंग की लत लगाने वाला पबजी भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट द्वारा संचालित है। हालांकि इस पर बैन लगाए जाने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ पढ़कर जरूर बताना चाहता हूं कि इसके बारे में अलग अलग जगहों पर, और सिर्फ भारत नहीं विदेशी मीडिया में भी इसके बारे में क्या छप रहा है। और मेरे पास एक न्यूज आर्टिकल है जिसके अंदर यह लिखा है कि जो लिंक्स हैं बाइडू और टेंसेंट के बीच में, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी उनके लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं। यानी टेंसेंट कंपनी जो कि पबजी बनाती है और बाइडू, ये सारी जो कंपनियां हैं इनके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध उजागर हो चुके हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज एस्टेब्लिश्ड इंटरनल पार्टी कमिटीज इन लार्ज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज लाइक बाइडू एंड टेंसेंट टू प्रमोट पार्टी लॉयल्टी। यानी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बाइडू और टेंसेंट जैसी कंपनियां, इन सब कंपनियों के अंदर भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रतिनिधि बैठाए हुए हैं ताकि कंपनियां, उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से ये कंपनियां काम करेंगी और कैसे ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हितों का ध्यान रखेंगी। ये चाइनीज ऐप्स प्राइवेसी और सुरक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत खतरनाक हैं और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कई देश इन चाइनीज ऐप्स को पहले से ही बैन कर चुके हैं, कई देशों में यह मांग चल रही है। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिकों द्वारा वी चैट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। जनवरी 2018 में यूएस काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दावा किया था, जो अभी मैंने आपको बताया, कि बाइडू जैसे चाइनीज ऐप्स के जरिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। दिसंबर 2017 में भी भारत सरकार ने शेयर इट समेत चीन की 42 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को सुरक्षा और प्राइवेसी के मद्देनजर खतरनाक घोषित किया था और अपने सैन्य बलों को इन ऐप्स के इस्तेमाल से बचने की चेतावनी भी जारी की थी। और जांच में यह भी पाया गया कि चीन की ब्यूटी प्लस और यू कैम जैसी कैमरा ऐप्स के इस्तेमाल से भी मोबाइल फोन का डेटा चोरी हो सकता है और आपके मोबाइल फोन पर साइबर अटैक हो सकता है। अगस्त 2017 में चीन ने खुद माना था कि वाइबो, वीचैट और बाइडू जैसी एप्लीकेशंस साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती हैं। और ऐसा नहीं है कि चीन के सिर्फ मोबाइल फोन ऐप्स ही यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक मेड इन चाइना मोबाइल फोन्स के जरिए भी चीन लोगों की जासूसी करता है। चीन के मोबाइल फोन निर्माता कंपनी शाओमी पर यह आरोप अक्सर लगते रहे हैं कि वो दुनिया भर में अपने यूजर्स का डेटा गुप्त तरीके से चीन को भेजती है। और इसी कंपनी से जुड़ा हुआ एक ऐप आज उस लिस्ट में भी है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। वो उसमें एक शाओमी कंपनी का भी एक ऐप है। इसलिए अब आपको इसके मद्देनजर बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अब हम मुकेश के पास चलते हैं और मुकेश से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, मुकेश, कि अब चाइना का रिटेलिएशन इसे लेकर क्या होगा। Can you please repeat the question, please? मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल यह था कि चाइना वैसे भी बहुत बदनाम है कि वो आपका डेटा चुराता है, वो आपकी जासूसी करता है, वो आपके सर्वर्स को हैक कर सकता है। ये जो हमने किया है, अब इसका जवाब चाइना कैसे दे सकता है? चाइना डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। चाइना के पास अभी भी बहुत ग्रिप है। सिर्फ इन चंद ऐप्स को निकालने से ये चाइना नाम की बीमारी का अंत नहीं होगा। अभी भी जो इंडिया का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हमारा सारा का सारा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक जो है, वो बहुत हद तक चाइनीज ऐप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइनीज ऐप्स को रिमूव करना एक बहुत अच्छा स्टार्ट तो जरूर होगा, बट चाइनीज फोन्स इस वक्त इंडियन मार्केट को बहुत मेजरली ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाइनीज है। तो उसका तो अंत इससे फॉर श्योर नहीं होगा। तो अब चाइना ये करेगा, जो चाइना का इनिशियल जो स्टेप होगा इस चीज के जवाब में, वो ये होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चाइनीज कंपनी इंडिया में ग्रिप बनाकर बैठी हैं,
उनके ऊपर वो थोड़ा सा और कंट्रोल चाहेगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है एप्स की, जो एप्स अभी बंद हुई हैं, इससे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा धक्का तो जरूर मिलेगा चाइना को, जिससे जो उनके पास रेगुलरली एक्सेस आ रहा था, डेटा आ रहा था इंडियन यूजर्स का, वो अब उनके पास आना कम हो जाएगा। तो अब वो डिपेंड करेगा उन Xiaomi जैसी कंपनीज के ऊपर जो ऑलरेडी पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के अंदर चला रही हैं, जो कि पूरी तरह से चाइनीज है। OnePlus जैसी पॉपुलर एंड्रॉइड कंपनी भी चाइनीज है, और ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स बेच रही हैं चाइना में, और जिनके धड़ल्ले से मोबाइल फोन बिक रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं और यूज हो रहे हैं इंडिया में। तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट मैं जरूर मानूंगा, बट इसके आगे इसको और ले जाना बहुत जरूरी है। एप्स एक अच्छा स्टार्ट है, इसके बाद में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स तक चाइना के हमें बैन करने चाहिए। जी जी, जैसे ही वो हो जाएगा हमारा कंट्रोल थोड़ा बेटर होगा, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ, पर्सनल डेटा, पर्सनल कम्युनिकेशन और प्राइवेट सिक्योरिटी पे। जी, और आप अपने स्क्रीन पर अभी जो लगातार दुनिया भर में अलग अलग जो खबरें छपी हैं, दुनिया भर के अखबारों में और मीडिया में जो अलग अलग खबरें आई हैं, वो भी अभी आपने देखा होगा। इसमें एक बात साफ आपको नजर आएगी, वो ये कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में चीन को लेकर विश्वास की बहुत कमी है। चीन पर कोई भी देश विश्वास नहीं करता, और हर देश में चीन को लेकर इसी बात पर शक जताया जाता है कि चीन धोखेबाजी करेगा, चीन कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, या चीन उनके डेटा को चोरी कर लेगा और फिर उसका दुरुपयोग करेगा। यानी चीन के साथ धोखा शब्द हर जगह दुनिया के हर देश में जुड़ा हुआ है। चीन मतलब झूठ, चीन मतलब धोखा। बात सिर्फ चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है, बात उस बड़े और बहुत कड़े संदेश की भी है जो इस फैसले के जरिए चीन को दिया गया है। क्योंकि सिर्फ चाइनीज ऐप्स ही नहीं, भारत में चीन के सामान की घुसपैठ अब घर घर में हो चुकी है, और आप सब इसके गवाह हैं। अभी भी आप अगर देखेंगे अपने घर में, तो आप गिन कर देखिए कि आपके घर में कितना चाइनीज सामान इस समय रखा हुआ है जो आपने अपने ही पैसे से खरीदा है, अपनी इच्छा से खरीदा है। पिछले साल ही चीन से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत के बाजारों में आया था, और भारत से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान चीन के बाजारों में गया। यानी भारत में चीन से आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा अंतर है। चीन हमें कहीं ज्यादा सामान बेच रहा है और हमसे कहीं कम सामान खरीद रहा है, यानी हमारे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा। भारत में सबसे ज्यादा 17% आयात चीन से ही होता है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जहां से चीन की तुलना में सिर्फ आधा आयात ही हमारे यहां होता है। अगर आप सिर्फ अपने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का आंकड़ा ही देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चीन की कंपनियों ने पिछले वर्ष 1,40,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट्स भारत में बेचे थे। भारत के मोबाइल फोन बाजार में चाइनीज ब्रांड्स की हिस्सेदारी इस समय 71% हो चुकी है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। टेलीविजन के मार्केट में चाइनीज कंपनियों की हिस्सेदारी 38% है, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी अपने ही बाजार में, अपने ही देश में केवल 9% बची है। इसका फायदा उठाते हुए चीन ने दिवाली और होली जैसे त्योहारों पर भी अपना कब्जा कर लिया। पिछले महीने दिवाली के त्योहार पर शायद आपने भी मेड इन चाइना लाइट्स, और हो सकता है कि मेड इन चाइना देवी देवताओं की मूर्तियां भी खरीदी हों। पहले हमारे देश में मिट्टी के दिए जलाए जाते थे, लेकिन लगातार इनका इस्तेमाल अब कम हो रहा है। इसी तरह होली में भी, होली पर चीन में बनी पिचकारियां, रंग और गुलाल अब ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे त्योहारों में चीन की इस घुसपैठ के बारे में देश के करोड़ों लोगों को शायद कोई जानकारी ही नहीं होगी। और एक उद्योग संगठन एसोचैम के मुताबिक अगर बाजार में 4 पिचकारियां या लाइट्स बिकती हैं, तो उनमें से 3 का निर्माण चीन में होता है और सिर्फ 1 को ही भारत में बनाया जाता है। चीन में बना सामान ज्यादा इसलिए खरीदा जाता है क्योंकि यह भारत के मुकाबले 55% सस्ता होता है। और अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वैल्यू तो हमने आपको बता दी कि भारत ने पैसे की दृष्टि से उन्हें कितना नुकसान किया है। आप इसमें पैसे को मत गिनिए, चीन को पैसे की दृष्टि से कितना नुकसान होगा उसे हमें नहीं गिनना चाहिए। इस फैसले की सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है, आपको आज ये समझना होगा। आज आपको ये समझना होगा कि पैसे की वैल्यू इसमें नहीं है जितनी इस बात की है कि भारत ने कितना कड़ा संदेश
पूरी दुनिया को दिया है और पूरी दुनिया में अब इस तरह के जो डिमांड्स हैं वो अब बढ़ने लगेंगी। भारत से जब ये फैसला, इसकी खबर बाहर दूसरे देशों में जाएगी, दुनिया भर के मीडिया में जाएगी, तो चीन के लिए एक बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो जाएगी और चीन को आप ऐसे समझिए कि चीन के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है। ये जो तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं, ये हमारे ही भारत की तस्वीर है, जब लगातार हमारे ही देश के अंदर ये डिमांड चल रही थी कि हमें अब चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए। ये तस्वीरें आपने लगातार पिछले कई हफ्तों में देखी होंगी जब से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ है। अब दूसरा इसका एंगल ये है, आप लगातार देख रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं, खास तौर पर विपक्षी दल क्या कह लीजिए कि एक परिवार यानी गांधी परिवार लगातार सवाल उठा रहा है और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि भारत रिटेलिएट कब करेगा, भारत जवाब कब देगा, भारत कुछ ना कुछ बात छुपा रहा है और दुनिया को ये बात बतानी चाहिए भारत को कि भारत सरकार इस पूरे सीमा विवाद से निपटने के लिए आखिर क्या करने वाली है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है, पूरी दुनिया को भी दे दिया है और चीन को भी दे दिया है और वो संदेश ये है कि भारत जो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, जो एयर स्ट्राइक करेगा, वो अलग अलग तरीके की एयर स्ट्राइक्स होंगी और भारत की जो रणनीति होगी वो हर देश के हिसाब से, हर विवाद के हिसाब से अलग अलग बनाई जाएगी। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारत ने एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर और इस बार भारत ने चीन के साथ निपटने का जो तरीका सोचा है वो ये सोचा है कि चीन के साथ अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ा जाएगा। चीन के साथ LAC पर लड़ा जाएगा, चीन के साथ बॉर्डर के आसपास जो 3,500 किलोमीटर का हमारी सीमा लगती है उस पर लड़ा जाएगा सैनिकों के जरिए, हथियारों के जरिए। लेकिन चीन के साथ लड़ने के और भी कई तरीके हैं जिसमें से एक हथियार आज आपने देख लिया और ये तो अभी बहुत छोटा सा हथियार है, एक बहुत छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक है। इसीलिए इस सर्जिकल स्ट्राइक में लाखों या हजारों लोग नहीं मरेंगे। इस सर्जिकल स्ट्राइक में हो सकता है कि पैसे का नुकसान चीन को बहुत ज्यादा ना हो इन 59 ऐप्स की वजह से, लेकिन जो संदेश जाएगा पूरी दुनिया में और जो संदेश चीन को जाएगा वो संदेश बहुत बड़ा है। और आज मैं आपको ये कहूंगा कि ये संदेश जो है और ये जो जवाब है ये अभूतपूर्व है। इससे पहले हमारा युद्ध हुआ था 1962 में चीन के साथ और युद्ध के बाद से लगातार हर भारतीय की आत्मा पर यह बोझ रहा है कि हम 1962 का युद्ध चीन से हार गए थे। 1962 से पहले या बाद में जितने लोग भारत में पैदा हुए सबको बचपन से स्कूल से यह बताया गया कि चीन बहुत शक्तिशाली है और चीन ने हमें 1962 के युद्ध में हरा दिया था। और हम जब हमारा बचपन बीतता है, जवानी बीतती है और आखिर तक इसी बोझ के साथ हर भारतीय जीता है कि चीन से हम हार गए थे। ये बोझ बहुत भारी है और ये बोझ किसी को अच्छा नहीं लग रहा। ये नया भारत है, 2020 का भारत है। भारत, नया भारत इस बोझ से मुक्ति चाहता है। नया भारत कुछ ऐसा करना चाहता है कि ये जो कलंक है हमारे माथे पर ये हमेशा के लिए मिट जाए। पीछे अगर आप देखेंगे कि हमने 1962 के बाद से अब तक लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हम चीन को दे चुके हैं। क्यों दी, ये उस समय की सरकारें आपको बेहतर बता सकती हैं, लेकिन आज जब आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हर बार हमने हजारों किलोमीटर की जमीन चीन के हाथों इसलिए सौंप दी ताकि हम चीन के साथ शांति को खरीद सकें। ये एक तरीके का लगान हम देते थे चीन को। हर साल, 2 साल, 3 साल में चीन अपना लगान मांगने के लिए हमारे पास आ जाता था और लगान के रूप में हम उन्हें क्या देते थे? हम उन्हें देते थे कुछ और जमीन। और ऐसे करते 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 चीन अंदर तक घुसता चला आया। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ने ऐसे ही हड़प ली और हर सरकार इससे पीछे डर के मारे चीन को खुश करने के लिए
हमेशा उस जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी, क्योंकि सरकारों के मन में यह डर था कि हम चीन से मुकाबला कर ही नहीं सकते। सारी सरकारें ये जानती थीं हमने कोई तैयारी करके नहीं रखी है। सारी सरकारें ये जानती थीं कि उन्होंने उनकी जो फौज पर उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, डिफेंस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया कि हम चीन से कोई मुकाबला भी कर सकें। और ये जो डर था ये हमारे दिमाग में भी था और ये जमीन पर भी था। और धीरे 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 हमने इतनी बड़ी जमीन चाइना के हाथ सौंप दी। अब पहली बार शायद चीन को यह एहसास हुआ होगा कि भारत जमीन छोड़ने से इनकार भी कर सकता है और भारत लड़ाई के लिए तैयार भी हो सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। वो आपको बिना लड़े, बिना एक भी गोली चलाए आपके दिमाग पर कब्जा करता है, आपको डराता है। और आपने देखा होगा चाइना से इसीलिए बहुत तरह के वीडियोस जारी किए जाते हैं, उनकी सेना के वीडियोस जारी किए जाते हैं। ऐसे वीडियोस होते हैं कि आप देखकर वीडियो को देखकर ही शायद आप ये सोचने लगेंगे कि उनकी जो सेना है कितनी शक्तिशाली सेना है। यही चीन का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन चीन हैरान रह गया होगा जब हमारी सेना ने उन्हें इस बार रोक दिया, टोक दिया, और अब भारत सरकार ने इतना बड़ा और इतना कड़ा फैसला चीन के खिलाफ ले लिया है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कैलकुलेशन मत कीजिए कि चीन को कितना नुकसान होगा। हो सकता है चीन को कुछ हजार करोड़ रुपए का ही नुकसान होगा, जो चीन के लिए कुछ नहीं है। कल विपक्षी दल ये कहकर भी मजाक उड़ाएंगे कि इससे क्या होने वाला है चीन का, ये तो कुछ हजार करोड़ का नुकसान हुआ, चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उसका क्या जाएगा। लेकिन ये जो फैसला है ये चीन को डरा देगा। इस फैसले से चीन के दिल पर ऐसी चोट लगेगी, ये चुभेगा चीन को। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि भारत अगर ऐसा कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ एक नया फ्रंट तैयार कर देगा। तो आज का जो फैसला है उसने 4 बड़े संदेश दिए हैं जो अब आपको देखने चाहिए। क्या बड़े संदेश हैं इस फैसले में, क्या छुपा हुआ है? पहला संदेश यह है कि दुनिया भर के देश चाइनीज ऐप्स के खिलाफ सावधान हो जाएं, यानी चाइनीज ऐप को अपनी आदत ना बनाएं। चाइनीज ऐप का नशा अफीम की तरह खतरनाक है, क्योंकि चाइनीज ऐप्स पर अगर आप निर्भर हो गए तो फिर आपको चीन से कोई बचा नहीं सकता। चाइनीज ऐप्स पर यह आरोप भी लगते हैं कि इन ऐप्स के जरिए जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। इसलिए इसमें पहली बड़ी बात यह है कि अब दुनिया के बाकी बड़े बड़े देश भी हो सकता है इन चाइनीज ऐप्स को अपने देश में प्रतिबंध इन पर लगा दें। यह बहुत बड़ा फ्रंट चीन के खिलाफ खुल जाएगा और चीन की कंपनियों के खिलाफ खुल जाएगा। चीन की कंपनियों को इस दर्द का एहसास दुनिया के हर कोने से होने लगेगा। दूसरा बड़ा संदेश ये देने की कोशिश की गई है कि अब समय आ गया है कि दुनिया भर की सरकारें अपने यहां चाइनीज ऐप्स की जांच करवाएं कि कहीं ऐसे ऐप्स के जरिए उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिन में कई देशों में इन ऐप्स के खिलाफ जांच बैठ जाए। आप जानते हैं चाइना की एक और टेक्नोलॉजी कंपनी है हुआवे, जिसका नाम है। हुआवे को लेकर अमेरिका ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने हुआवे को अपने देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि हुआवे जासूसी करता है। इसी तरह से ये चीन के खिलाफ एक नया फ्रंट खुलेगा। तीसरा संदेश यह है कि अगर भारत चाइनीज ऐप्स के बिना रह सकता है तो फिर अमेरिका या यूरोप के देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और चौथा संदेश यह कि इस फैसले से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर देश में टिकटॉक जैसे ऐप्स नहीं होंगे तो कोई भारतीय इस तरह के ऐप के बारे में न सोचेगा और हो सकता है कि आगे चलकर भारत में ही टिकटॉक जैसे ऐप्स बनने लगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत में टिकटॉक से जैसे नहीं, टिकटॉक से बेहतर ऐप्स बन रहे हैं। बहुत सारे ऐप्स इस समय पाइपलाइन में हैं और बहुत जल्द हम आपके सामने ऐसे ऐप्स की सूची भी जारी करेंगे जो टिकटॉक से और इन सारे चाइनीज ऐप से बेहतर होंगे और वो मेड इन इंडिया ऐप्स होंगे। इसलिए आज आप ये समझिए कि आज से भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया है और अब बात सिर्फ चाइनीज ऐप्स पर नहीं रुकेगी। हमारे देश के लोग यहां से इस इशारे को समझ जाएंगे और अब वो खुद स्वेच्छा से स्वदेश की तरफ बढ़ेंगे। छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको राजनीति में
नेपोटिज्म यानी परिवारवाद की सबसे बड़ी घटना के बारे में बताएंगे। इस परिवारवाद का शिकार हुए थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, और उनके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही आज जो बड़ा फैसला आया है चीन के बारे में, इसका विश्लेषण भी इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद जारी रहेगा। में कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी वाणिज्य मंत्रालय ने भारत सरकार के ई मार्केट प्लेस पर नया नियम बनाया था, जिसमें किसी भी विक्रेता को अब ई मार्केट प्लेस पर सामान बेचने के लिए उस सामान का कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना होगा। यानी अब इस पोर्टल पर बिकने वाले हर प्रोडक्ट की इमेज के साथ, फोटो के साथ ये बताया जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस देश में बना है। यानी कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर हमने इस पर लगा दिया था। इसके पीछे जो उस समय जो मंशा थी वो ये थी कि अब भारत में जो भी सामान बिकेगा उसके साथ में उसके पैक पर यह लिखा होना चाहिए कि ये सामान दुनिया के किस देश में बना है, और लोगों को यह पता होना चाहिए कि वो किस देश में बना सामान खरीद रहे हैं। और अगर वो चीन में बना हुआ सामान है तो हमारे पास ये विकल्प होना चाहिए कि हम उस सामान को खरीदने से इनकार कर सकें। इस फैसले का असर यह होगा कि जो लोग चीन से सामान आयात करते थे और इसे सरकार के ई मार्केट प्लेस पर बेचते थे, वो लोग चीन से सामान खरीदकर भारत में बेचने के लिए हतोत्साहित होंगे, और उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा जो देश में बने सामानों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपने याद होगा कि भारत सरकार ने जो चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे अलग अलग सरकारी विभागों में, राज्य सरकारों में, खास तौर पर मान लीजिए जैसे रेलवेज हो गया या हमारा संचार मंत्रालय हो गया, जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे चीनी कंपनियों को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को धीरे धीरे भारत सरकार अब निरस्त कर रही है, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर रही है। अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कोशिश की जाएगी या तो भारतीय कंपनियों को मिले या फिर किसी और देश की कंपनी को दे दी जाए, लेकिन अब वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स चीन की कंपनियों को नहीं मिलेंगे। तीसरी बड़ी बात आपको याद होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर जब चीन की कंपनियां हमारे यहां इन्वेस्ट करती थी, इससे पहले कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब एफडीआई के मामले में चीन पर और लगाम लगा दी गई है। और आपको याद होगा स्टॉक मार्केट में अब किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई चीन की कंपनी 1% से ऊपर की अगर हिस्सेदारी खरीदती है तो उसे पहले से यह डिक्लेयर करना होगा और भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी चीन की बड़ी कंपनी भारत सरकार की किसी कंपनी में अपने नियम तोड़कर या गलत तरीके से प्रवेश नहीं कर पाएगी। यानी हम अपने बाजार से धीरे धीरे चीन को बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो हमारी कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी हो, चाहे हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमें कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं उसमें चीन की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने की बात हो, चाहे कंट्री ऑफ ओरिजिन का फिल्टर लगाने की बात हो। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत पर आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए लोगों से अपील की थी और कहा था कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने का क्या मतलब होता है? वो ये कि हम अपने देश में बनी हुई चीजों पर ही, प्रोडक्ट्स पर ही निर्भर रहें। आपको याद होगा आजादी से पहले महात्मा गांधी ने भी ये आह्वान किया था जब उन्होंने कहा था कि स्वदेशी चीजों का ही इस्तेमाल कीजिए और जिन चीजों को अंग्रेजों ने बनाया है उनका बहिष्कार कर दीजिए। और उस समय देश के लोगों ने ऐसा किया था और अंग्रेजों को जबरदस्त जवाब उस समय दिया गया था। अब आप सोचिए, आजादी से पहले उस जमाने में अगर महात्मा गांधी ऐसा सोच सकते हैं कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सामान को नहीं खरीदेंगे और उन्हें इस तरीके से हम चोट पहुंचाएंगे और सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदेंगे, तो आज के जमाने में क्या भारतीय ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। चाइनीज ऐप्स पर भारत के फैसले के बाद अब यह भी देखना होगा कि चीन की प्रतिक्रिया क्या होती है, क्योंकि सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत जबरदस्त, बहुत कड़ा जवाब दिया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना भी जानता है। और हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे थे उस समय वो पहले से जानते थे कि आज सोमवार की शाम को वो देश के सामने इतना बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ये बड़ा संदेश इसलिए भी है कि इसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि चीन के साथ सीमा विवाद में लड़ाई में वो प्रतिबद्ध है, वो गंभीर है और वो पीछे नहीं हटेगा, किसी के भी दबाव में नहीं आएगा, बल्कि चीन को
पूरा जवाब देगा। आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बाकी के देश ऐसे हैं, उन्हें चीन पर ना तो भरोसा है, वो चीन से बहुत नाराज हैं, चीन को लेकर उनके मन में बहुत गुस्सा है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं की अभी तक। और ये सारे देश एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं कि पहले कोई और करे और फिर हम उसके पीछे पीछे जाएं। सिर्फ अमेरिका ऐसा देश है जिसने आर्थिक प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया, और अब भारत पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा देश है जिसने खुलकर चीन को यह संदेश दे दिया है। इसलिए अगर आप नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें जो पोस्ट कोविड बनेगा, कोविड-19 के बाद का जो दौर आएगा, उसमें जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उस वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान अब बहुत ऊपर चला जाएगा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में भारत ने बड़े बड़े देशों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है और लोगों ने देख लिया कि अच्छा नेतृत्व क्या होता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के खिलाफ जो भारत ने आज ये फ्रंट खोला है, और इससे पहले हमारे सैनिकों ने जिस तरह चीन को जवाब दिया है, उससे पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान है वो बढ़ा है, और एक सीरियस प्लेयर के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर जो भारत की छवि होनी चाहिए थी, वो अब बन रही है। और इसमें नरेंद्र मोदी की जो छवि है एक प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्हें भी इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ने इस बार उनका नेतृत्व देख लिया है। और वो भी कैसे, अगर पैंडेमिक की बात हो यानी कोरोना वायरस से कैसे निपटना है उसमें भी, और चीन जैसे दोनों सी से कैसे वो निपट रहे हैं, ये आप देख लीजिए। एक सी है चीन, चाइना, उससे हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं, और दूसरा सी है कोरोना वायरस, उससे हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में गुस्सा है, लेकिन उसकी ताकत के सामने ज्यादातर देश बोल नहीं पाते। भारत ने सीमा विवाद पर चीन के खिलाफ अब तक जो कड़े कदम उठाए हैं, उससे भारत चीन के खिलाफ दुनिया भर की लड़ाई का अब एक नया लीडर बन जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद जो भी देश आएगा चीन के खिलाफ, वो भारत के पीछे ही होगा, भारत के नेतृत्व में ही उसे लड़ना होगा। यानी भारत चीन के खिलाफ एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का लीडर इस समय बन सकता है अमेरिका के साथ। सीमा विवाद पर भारत ने मजबूती के साथ चीन को जवाब दे दिया, लेकिन अब भारत चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकता है, और वो आज जो कुछ हुआ है उसके बाद उसकी जो संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे देश चीन से बहुत नाराज हैं, इसलिए भारत इन देशों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक ऐसा नया बड़ा मोर्चा बना सकता है, और इसका जवाब देना चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। भारत के लिए जो इस समय फायदे की बात है वो ये कि ये सारे देश चीन से लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन असल में भारत के साथ चीन की सीमा जो है वो लगी हुई है। एक जापान के पास भी वो एडवांटेज है, लेकिन जापान उतना आगे तक जाना चाहेगा या नहीं, ये दूसरी बड़ी बात है। लेकिन भारत के साथ क्योंकि चीन की सीमा लगी हुई है, भारत चीन का पड़ोसी देश है, इसलिए ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी चीन के खिलाफ, ये भारत के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। और ये आप इसको ऐसे समझिए, भारत और भारत के मित्र देश इस लड़ाई को लड़ेंगे, और ये लड़ाई भारत की अगुवाई में लड़ी जाएगी। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया चीन से अलग अलग कारणों से बहुत नाराज है। इनमें हैकिंग का मामला भी है। अमेरिका के साथ चीन का व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए हैं। जापान भी चीन के साथ सैनिक एक द्वीप को लेकर बहुत उलझा हुआ है, और जापान भी चीन से काफी नाराज है। इसके अलावा 20 से 25 देश इस दुनिया में ऐसे हैं जिनकी अलग अलग टेरिटरी यानी उनके अलग अलग इलाकों को चीन ने कभी ना कभी हड़प लिया था। जैसे वो भारत के इलाकों को हड़प रहा है, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके इलाकों को उसने हड़प लिया है। इसलिए अब भारत इन सारे देशों को मिलाकर चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन बना सकता है, और उस गठबंधन की शुरुआत आज भारत ने कर दी है। क्योंकि सेना के तौर पर जवाब देना अलग बात थी, और आज चीन के साथ भारत ने जो किया है, ये अब आप ये समझ लीजिए कि अब हमारा चीन के साथ जो फ्रंट है वो बिल्कुल खुल चुका है, और अब ये लड़ाई खुलकर बाहर आ चुकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया का सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन भारत की Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.